नमस्कार। देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस हलाल और हराम पर है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जो शुद्ध लीगल है वो हलाल है और जो अशुद्ध है या इलीगल है वो हराम है। लेकिन बहस ये नहीं है, बहस ये कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कमाई की दुकान खोलकर बैठ जाना, धंधा करना, क्या ये सब हराम नहीं है? अब तक हलाल हराम वाला झगड़ा सिर्फ मांस मीट को लेकर था, लेकिन अब बात चाय, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, चावल, शक्कर तक आ गई है। यहाँ तक कि दूध और कपड़े में भी। यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 संस्थाओं को बैन कर दिया है। जो कंपनियां इनसे हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं उन पर भी FIR दर्ज की है। कार्रवाई के पीछे का लॉजिक है। पहला है कि देश में ऐसे सर्टिफिकेट देने के लिए FSSAI है, तो किसी और को हलाल सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है। दूसरा है कि खाने पीने की चीजों को हलाल और हराम में बांटना एक तरह से मजहबी बंटवारा करने जैसा है। 2 तरह के शक भी है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कहीं बाजार पर कब्जे की मजहबी साजिश तो नहीं है। दूसरा शक यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कमाया जा रहा पैसा किसी देश विरोधी काम में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस पर ऐतराज जताया जा रहा है। इसे योगी सरकार का इस्लामोफोबिया बताया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों के खाने पीने की आजादी पर भी बंदिश लगाना चाहती है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाले जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने आज 2 पेज की एक सफाई भी दी है। इसमें योगी सरकार के फैसले को साजिश बताया है और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। तो क्या है हलाल सर्टिफिकेट की ये बहस? इसमें कौन सही और कौन गलत, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सारे बयानों को सुन लीजिए। जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं। ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। और जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही थी वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थित नहीं थी। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भी भावनाएं आहत हो रही थी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है। सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूँ तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये हलाला हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी वेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। तो हम जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक चीज़ को हम हराम नहीं बता रहे बल्कि हलाल बता रहे हैं। हलाल का मतलब है फूड के अंदर क्लीन, हाइजेनिक और उसके अंदर पूरी स्वच्छता का ध्यान दिया गया। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, ये इनका काम है। जब तक सत्ता है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार यूपी के अंदर आएगी तो हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बहस को शुरू करूं। मैं तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह जी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी है, नेता है AIMIM के। मेरे साथ मोहम्मद अतीक साहब है, नेता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। मेरे साथ थोड़ी देर में धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ेंगे। मेरे साथ मोहम्मद सुलेमान जुड़ेंगे, फाउंडर मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इनका महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी तरफ से एक बयान भी आया है। अब मैं सबसे पहले समझाऊं कि हलाल कानून में पहले हलाल क्या था कि हलाल
किस तरह के से आप जो मांस जो लोग खाते हैं कैसे जिब्बा किया जाता है। एक तरीका हलाल होता है और दूसरा झटका होता है, ठीक है। सिखों में खास तौर से लिखा गया है कि झटका खाना चाहिए, हलाल हमको नहीं खाना चाहिए। सिखों के धर्म ग्रंथों में बाकायदा लिखा हुआ है। अब हलाल कानून कहता क्या क्या है, हलाल में इस्लाम में क्या क्या शर्तें हैं, सुन लीजिए दानिश कुरैशी जी। ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैं आपका, दानिश भाई सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको हलाल सर्टिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, अगर आप एक पशु का वध कर रहे हैं तो उसके समय कुरान पढ़ा जाना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए, ठीक है। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़ना होता है उसको। इसके बाद हलाल करने वाला पहले वजू करे, ठीक है। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा की ओर रखे। दिखाइए भाई, सबको दिखाइए, ये ग्राफिक भी चलाइए, आ गया है आपके पास ग्राफिक। तेज चाकू से पशु का जिब्हा सिर धड़ से अलग ना हो। पहले से मृत पशु का मांस खाना प्रतिबंधित है, अनहाइजीनिक है, नहीं खाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि अब मेरे साथ कौन जुड़ गए हैं बता दीजिए। मुफ्ती हबीब पटेल प्रेसिडेंट है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के, मुंबई से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि उनकी संस्था का नाम आया है। हबीब साहब बताइए, क्यों होना चाहिए हलाल? तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि हिंदू भी बोलेंगे कि हमारे हिसाब का सामान हो तो झटका भी लिख के दिया जाए, हलाल ही क्यों? फिर तो विश्व हिंदू परिषद बोलेगी कि हमको झटका मीट के लिए तमाम चीजें दी जाए। हबीब पटेल साहब, झटका सर्टिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा फिर। ठीक मुफ्ती हबीब पटेल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब थोड़ी आवाज आई है। जी, मैं कह रहा हूं कि आप हलाल का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो झटका वाले भी कहेंगे कि झटका का सर्टिफिकेशन भी हो, तो कल विश्व हिंदू परिषद बना लेगी एक संस्था, वो झटका का सर्टिफिकेशन देगी। हलाल का सर्टिफिकेट, हेलो, हाँ बताइए ना, क्यों बांट रहे हलाल के सर्टिफिकेट, क्यों बांट रहे बताइए, क्यों जरूरी है ये? हेलो, और क्या भारत का कानून इसकी इजाजत देता है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हबीब पटेल साहब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? बांट रहा है? आप लोग बांट रहे हैं सर। हेलो, नहीं ऐसा तो है नहीं कहीं हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं सर? ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है फिर? हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये आपने कहा है। हाँ बिल्कुल बांट रहे हैं तो आप। ये तो ऐसा है नहीं, तो कैसा है बताइए ना। आप कह रहे हैं कि बांट रहे हैं। हाँ बांट ही तो रहे हैं, हम हलाल सर्टिफाई कर रहे हैं सामान। आप कह रहे हैं बांट रहे हैं? जी हाँ, पैसे लेके बांट रहे हैं। अब आप अगर इल्जाम लगाने बैठे हैं सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ऊपर सर। अरे कल विश्व हिंदू परिषद वाला कहेंगे कि हम झटका का सर्टिफिकेशन करेंगे, उनको मंजूरी दे दी जाए। सिख लोग कुछ और करेंगे, क्रिश्चियन कुछ और कहेंगे। जो है संस्थाएं जो काम करती है, हर एक का अपना काम है, और आप जो है क्या काम है वो पूछने और जानने के बजाय सीधा आप ये कह रहे हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मुझे एक बात बताइए मुफ्ती हबीब साहब, अगर कोई प्रोडक्ट एक हिंदू बनाता है तो क्या उसे हलाल सर्टिफिकेट दिया जाएगा? जी, आज तक जिनको भी सर्टिफिकेट दिया गया है वो सारे हिंदू है। अच्छा, अब आ गए ना, अब आप बात पर आए, आपको पता ही नहीं दीपक साहब। सर मुझे ज्ञानवर्धन कर दीजिए सर, मैं मानता हूं मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो आपको बुलाया है सर। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि ये हलाल और हराम की जरूरत क्या है भारत में, बताइए। ये आपने बैकडोर से एंट्री नहीं कराई है पटेल साहब। और एक इस्लामिक संस्था कौन होती है खाने पर सर्टिफिकेट बांटने वाली? दो शब्द बोल रहे हैं आप, दो शब्द बोल रहे हैं, हलाल और हराम जी। अपना जो यहाँ विषय है वो तो सिर्फ हलाल का है। अच्छा, आप हराम कहां से लाए? ठीक है, मैं हराम ऐसे लाया कि हम जो खाते हैं वो आप कहते हैं हराम है। किसने कहा? अच्छा मुझे बताइए, दूध कैसे हलाल या हराम होगा? बताइए, सर्टिफिकेट दिया, दूध कैसे हलाल या हराम होगा? दूध को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, कपड़े को दिया जा रहा है, बताइए। और मुझे समझाइए हलाल पर इस्लामिक कानून क्या कहता है, मुझे समझाइए थोड़ा सा।
दूध जो है, दूध बनाने वाली कंपनी से आप पूछिए कि आपने इस पर जो है हलाल सर्टिफिकेट लिया है और क्यों लिया है, किससे लिया है। ये आपका सवाल उनसे होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, मेरी जानकारी कम है, बड़ी बड़ी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आप जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे लोग बैठ जाते हैं कभी कभी। अब आप जो है किसी काम को छोटा और बड़ा बताने में बैठ जाएंगे तो कैसे उचित है दीपक सर। नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा सर, मैं तो चाहता हूँ दर्शक डिसाइड करें। मैं ना किसी को छोटा कह रहा हूँ ना किसी को बड़ा कह रहा हूँ। आपने अभी कहा, मैं कह रहा हूँ दर्शक डिसाइड करें। आपने मुझे कहा कि छोटे मोटे लोग जो है आप जैसे वो हमारे साथ बैठ जाएंगे, बड़े लोग कहाँ बैठेंगे। देखिए, आप इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लीजिए कि आपने कहा कि दूध को हलाल सर्टिफिकेट देने का क्या मतलब होता है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इस्लाम में हलाल का मतलब क्या है? हलाल सर्टिफिकेट दिया है और खाना कैसे हलाल या हराम होता है ये भी बताइए। पर और इस्लामिक कानून हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में क्या कहता है? दीपक साहब, थोड़ा सा अगर आप सवाल पूछ करके थोड़ा मुझे जवाब देने का मौका देंगे तो शायद हमारा समय बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। ठीक, अच्छा, मैं पहला सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है, मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, जितना चाहिए लीजिएगा। हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में इस्लामिक कानून क्या कहता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए तो कोई कानून, कोई जो है इस्लाम की वो है ही नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन को आप समझिए, हलाल सर्टिफिकेशन ये होता है कि कोई कंपनी जो है हमको अप्रोच करती है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो है अगर इस पर 2 शब्द बोल देंगे परमिसिबल और हलाल के, तो हमारा जो है ट्रेड प्रमोट होगा। अच्छा, और हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये हमसे जो है लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो हम जो है एक सेवा समझकर, एक सर्विस समझकर और किसी के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और उसकी जो है, तो फिर फीस क्यों लेते हैं उनसे भाई? है जो प्रोडक्ट क्यों चलाइए ना, फीस क्यों लेते हैं मुफ्ती अभी पटेल साहब? फीस क्यों लेते हैं? हम तो फीस नहीं लेते भाई। कौन फीस लेता है? आपको जानकारी इस बारे में पहले हासिल करना चाहिए दीपक साहब। अच्छा, इस्लामिक कानून जो मैंने पढ़ा है सर, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। इस्लामिक कानून हलाल के बारे में क्या कहता है सुनिए, मैं बताता हूं आपको। पशुवध के समय कुरान की आयत पढ़ी जानी चाहिए, अच्छी बात है, कुरान की आयतें तो पढ़नी चाहिए। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़े, ये भी लिखा हुआ है। हलाल करने वाला पहले वजू करे, ये भी लिखा हुआ है, साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखे, चलिए ये भी ठीक है। तेज चाकू से पशु का जिब्हा सिर पर से सिर धड़ से लगना हो, पहले से मृत पशु का मांस ना खाया जाए, बिल्कुल ठीक बात है, अनहाइजेनिक होता है। अब मुझे ये बताइए, क्या इस्लामिक कानून हिंदुओं को इजाजत देता है हलाल काम करने की? आपने जितनी बातें बताई वो सब गलत है। ठीक है, आपको इस मामले में अच्छा अभ्यास करना चाहिए। आपने जो कुछ भी कहा, वुजू करना चाहिए। तो जमीयत उलेमा हिंद ने जीएसटी नंबर क्यों दे रखा है अपना? दिखाइए जरा वो जीएसटी वाला पोस्टर। आप मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। मुफ्ती साहब घुमाइए नहीं ना, तो मुद्दे की बात करिए। आप भी घुमा रहे हैं ना, आप काम की कोई बात बोल ही नहीं रहे। जब आपको मैं जवाब दे रहा हूं तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए, एक मिनट, आप फीस लेते हैं या नहीं लेते? नहीं लेते हैं फीस, तो हम फीस नहीं लेते हैं। अच्छा, ये जमीयत वाला दिखाइए जरा, ये जीएसटी नंबर क्यों है? मैं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं जी। अच्छा, हलाल काउंसिल, ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया हबीब पटेल साहब, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए। कुछ मतलब मैं आपसे निवेदन करूंगा हलाल कॉन्सेप्ट का अभ्यास अच्छी तरह कर लिया जाए, और ये जो प्रोपेगंडा है उस प्रोपेगंडे की वजह से देश को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, चलिए पटेल साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप फीस नहीं लेते, आप नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। क्या फिर हिंदू संस्थाएं भी बने जो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करे हिंदुओं के लिए, एक क्रिश्चियन की भी बने जो क्रिश्चियनों के लिए करे, एक सिख की बने जो सिखों के लिए भी करे? बननी चाहिए भारत में। ये तो वो संस्थाएं खुद ही
ये संस्थाएं खुद ही सोचेंगी इस पर करना है नहीं करना, मैं इस सिलसिले में क्या कहूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनिला सिंह जी बताइए, क्यों आपको बैन करने की जरूरत पड़ी? मेरी सबको राम राम जी। देखिए ऐसा है, अभी मुफ्ती हबीब पटेल साहब को सुन रही थी और एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इतना सफेद झूठ बोल रहे थे और लगातार झूठ बोल रहे थे। क्या ये इस चीज को नकार सकते हैं? अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 3 ट्रिलियन जो डॉलर्स है उसका बिजनेस है ये सर्टिफिकेशन का। अगर अपने भारतवर्ष की हम बात कर लेते हैं तो $100 बिलियन से ज्यादा भारतवर्ष का है। और जो इन लोगों का ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और इन लोगों ने ये कहा हुआ है कि अभी तो तकरीबन $100 बिलियन का है और आगे 3 साल में हम इसको तिगना कर देंगे। और ये साहब कह रहे हैं कि हम तो पैसे लेते ही नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, सालाना फीस लेते हैं ये लोग। और ये भी इन्होंने खुलकर नहीं बताया, जबकि आपने बारंबार इनसे पूछा कि भाई साहब हमें समझा तो दीजिए, हलाल लिपस्टिक कैसी होती है, हलाल परफ्यूम कैसा होता है, हलाल डॉक्टर कैसा होता है, हलाल नर्स कैसी होती है, हलाल ट्रक कैसा होता है। जवाब नहीं दे पाए वो, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं लगातार यहां पर बैठकर। हलाल का मतलब ये होता है कि जो शरिया कानून बना हुआ है इस्लाम में, उसके तहत जो है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी सर्विस दी जा रही है उस कानून के तहत है, बिल्कुल इस्लामिक रीत रिवाज के तहत जो है वो सर्विस या वो प्रोडक्ट दिया जा रहा है आपको। ये असलियत है इस भारतवर्ष की। राशिद अल्वी साहब की बाइट आपने चलाई, उन्होंने क्या कहा, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो बहुत चीजें हमें बदलनी होगी। तो राशिद अल्वी साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से बिना अपने शब्दों को तोड़े मरोड़े मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि एक धर्म विशेष के लोगों को कि चिंता मत करो और हिंदुओं को तो हम देख लेंगे, सिखों को तो हम देख लेंगे, या और किसी धर्म के लोगों को तो हम देख लेंगे। तो ये चेतावनी है हिंदुओं के लिए भी कि ऐसे राजनीतिक दल जो आज तक तुष्टीकरण की राजनीति इस भारतवर्ष में करते चले आए हैं, अगर उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो देख लीजिए फिर आपका क्या हर्ष होने वाला है। अनिला जी मैं आपको यही रोकता हूं, आती है तो तुरंत कहने लग जाते हैं अरे, मैं आपको यही रोकता हूं क्योंकि मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। फाउंडिंग मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद सुलेमान साहब, बड़े आदमी हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्गवार हैं, मैंने माफ कीजिएगा आपको इसीलिए रोका। सुलेमान साहब ये क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, समझाइए इसको। देखिए, मैं तो संवैधानिक बात करूंगा, भारत के संविधान से देश को चलाना चाहिए ये बात करूंगा। भारत के संविधान ने तमाम जो देश के वर्ग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज हैं, इनको सामने रखते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट जो है वो स्थापित किया और 1950 से ये चल रहा है। ये भाजपा सरकार में भी अनिता सिंह जी की बात सुन रहा था, वो एक वर्गीकृत या वर्गीकरण की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। वो सारा कुछ ऐसा करते हैं जिसमें समाज में एक विघटन का एहसास हो समाज को। हमारा कंपोजिट समाज है, हमारा सब एक साथ चलता है, कोई हलाल की बात करता है, कोई हलाल की बात नहीं करता है। अब अभी बहन कह रही थी कि हलाल लिपस्टिक क्या होती है, हलाल और चीजें क्या होती हैं। तुमको जानना चाहिए कि तमाम चीजों के उत्पादन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें पशुओं की चर्बी और उनके कुछ शरीरांग के हिस्सों का प्रयोग होता है। जो पशु हलाल तरीके से इस बार नहीं होते, अगर उनकी चर्बी या उनके शरीरांग का कोई हिस्सा इस्तेमाल होता है वो हराम होता है। एक इस्लामिक आस्था, इस्लामिक शरिया के मुताबिक, नॉट अबाउट इंडियन शरिया जो कह रही थी, इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल इस्लाम का कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये एक राष्ट्र विशेष का कंसेप्ट नहीं है। तो इस कंसेप्ट के तहत हम और ज्यूज भी इसको पसंद नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर कोई समाज हलाल चीजों पर बना हुआ, कंपोनेंट्स पर बना हुआ चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाट राइट गवर्नमेंट हैज गॉट टू बैन इट। ये बैनिंग का क्या मामला है भाई? आप तो सबके मुखिया हैं, 27 करोड़ के मुखिया हैं। आप खाली अनिता सिंह जी के मुखिया तो नहीं है, उस वर्ग विशेष के मुखिया तो नहीं है।
ठीक है, जो आप उनको बैन सुलेमान साहब, मैं अनिला जी आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं, अनिला जी आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं, लेकिन मुझे आपने बताया कि लिपस्टिक और बाकी चीजों में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल, तो मुझे बताइए दूध कैसे हलाल और हराम हो सकता है, कपड़ा कैसे हलाल और हराम हो सकता है, बताइए दूध कैसे हलाल या हराम हो सकता है? ऐसा दूध के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैंने जो बात स्पेसिफिक कही उसकी बात कीजिए। पर दूध पे भी तो हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है ना मोहम्मद सुलेमान साहब। बात ये है, कपड़े पर भी चल रहा है। बात ये है कि अगर कुछ चीजें जिनके कंपोनेंट्स हलाल पर बनाते हैं उनका दावा है, सर्टिफिकेशन है, अगर वो कंपटीशन दुनिया में उतरते हैं तो प्रॉब्लम क्या है सरकार की, ये नहीं समझ पा। ठीक है, इसमें समस्या क्या पैदा होगी? ठीक है, तो सिख समाज बोलता है कि वो हलाल नहीं खा सकते, झटका खाते हैं, तो सिखों की संस्था को भी इजाजत दे दी जाए कि वो परमिट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखते हैं, उनके मांस के व्यापारी दुकानों में बकायदा लिखते हैं। पंजाब अगर आप गए हो, आप चौरसिया जी राष्ट्रीय स्तर के वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपने सब देश का देखा है, अवलोकन किया, वहां लिखते हैं बकायदा, और दे आर वेरी ऑनेस्ट, क्यों लिखते हैं, लिखना चाहिए। ठीक है, अनिला सिंह जी आपका जवाब। जी, मैं मोहम्मद सुलेमान भाई से ये पूछना चाहूंगी, आपने एक प्रोडक्ट का अभी यहाँ पे उदाहरण दे दिया, वो है लिपस्टिक। शायद आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको भी पता होगा कि लिपस्टिक में किसी भी प्रकार की चर्बी का इस्तेमाल नहीं होता है। मेडिकल टूरिज्म में हलाल जो है सर्टिफिकेशन चल रहा है, लॉजिस्टिक्स में हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है, चीनी चाय पत्ती बिस्किट में हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है। ये बता दीजिए WHO में कहीं पे लिखा हुआ है कि भैया हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए? हाँ, या बता दीजिए कहीं कोई और अंतरराष्ट्रीय संस्था UNO में कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि इस प्रकार की संस्थाएं हर देश में होनी चाहिए जो प्रोडक्ट्स पे ये सर्टिफाई करें। और साबरीमाला में प्रसाद के रूप में अगर खीर बनती है तो वहां हलाल सर्टिफाइड गुड़ का इस्तेमाल हो। ये माहौल आपने हिंदुओं का क्यों बनवा दिया है साहब? और आप एक चीज समझ लीजिए सुलेमान साहब, जब हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदू जो हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और RSS के भावनाओं से ही नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी खुद की भी भावनाएं होती हैं। जरूरी नहीं है हिंदू जो है कांग्रेस में भी मिल जाएगा, BSP में मिल जाएगा, TMC में भी मिल जाएगा। ये आप लोग हर बार जब भी हिंदुओं की बात होगी आप BJP और RSS से जोड़ देते हैं। तो क्या हम बात ना करें हिंदुओं की, राशिद अल्वी जी की तरह कहें कि जब हम सरकार में आएंगे तो हिंदुओं तुम लोग का दिमाग दुरुस्त करके रख देंगे, औकात दिखा के रख देंगे? ये हो क्या रहा है? और आप कह दीजिए ये जितने जो सर्टिफिकेशन का काम अगर हो रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन का, जिनका बिलियंस ट्रिलियंस का खेल चल रहा है, मुझको नहीं मालूम ये पैसा इतना आता है तो ये जाता कहां है, किन गतिविधियों में ये इस्तेमाल हो रहा है। ये सरकारें खुद ही जांच कर ले कि किन गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। पर सुलेमान साहब आप मुझे बता दीजिए, अगर जो 57 इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे इस प्रकार की कोई भी परंपरा को निभाया जा रहा है, समझ में आता है ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। यहां पे एक धर्म लेके खड़ा हो जाए कि नहीं जी हम तो सर्टिफिकेशन चलाएंगे, देखते हैं कैसे रोक सकते हैं आप हमको, तो भैया ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। हाल फिलहाल में तो दीपक जी मैंने सुना है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, UK USA में एक हलाल बैंक भी खुल गया है। बैंक भी खुल गया, अभी तक तो अस्पताल में ये सब चल रहा था, बैंक में भी शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं और अभी भी नहीं जागा समाज, तो आप समझ लीजिए कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। सुलेमान साहब जवाब देना चाहेंगे अनिला जी की बात? योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की हिम्मत है उत्तर प्रदेश में इन्होंने लागू करवा दिया बैन। जी बोलिए। देखिए बहन अनिता सिंह जी, आप थोड़ा सा अपने चश्मे को बड़ा ब्रॉडर वो स्पेक्ट्रम में लीजिए। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है? नहीं, लिटरेचर पढ़ा है? अंग्रेजी साहित्य की छात्रा रही आपका भी? नहीं रही होंगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा है, शेक्सपियर का, पढ़ लीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ब्याज और ब्याज के जरिए शोषित समाज का पूरा एक तरह से रेखांकित किया गया है और किस प्रकार से ब्याज के जरिए लोगों का शोषण होता है, बर्बाद किए जाते हैं, इसका व्याख्यान है। इस्लाम ने ब्याज को हराम करा दिया है। आपने अभी कहा बैंक हलाल खुल गए। अरे भाई, जो सूद नहीं लेते, सेवा के नाम से 2-3% लोग लेते हैं और कहते हैं हम सूद नहीं लेंगे, सूद का कारोबार नहीं करेंगे, और इस तरह का कारोबार करने वाले बहुत से देशों में लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बहन?
अच्छा सुलेमान साहब, एक बात का जवाब दीजिए ना, आप ब्याज लीजिए, आपका आप किसी भारतीय बैंक में खाता है? आप पैसे से पैसा कमाइए। अगर कुछ लोग पैसे से पैसा नहीं कमाना चाहते, श्रम को जनरेट करता है, पैसा पैसे को जनरेट करता है, ऐसा समाज के हित में कभी नहीं माना गया। ठीक है सुलेमान साहब, एक बात बताइए, आपका किसी भारतीय बैंक में अकाउंट है? 5 सेकंड दीपक, मैं एक बात भी कर रहा था और बातें आगे ना एक मिनट सुलेमान साहब बताइए ना, आपका किसी भारतीय बैंक में अकाउंट है? बिल्कुल है, मैं पेंशनर हूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरी पेंशन आती है और मैं वहीं से अपनी सैलरी लेता रहा, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है सुलेमान साहब, फिर तो इस्लाम में तो हराम है, स्टेट बैंक को ब्याज देता है, आपने क्यों अकाउंट खोला? सूद का कारोबार सही नहीं है ना, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए सूद का पैसा मैं साल के हिसाब में अलग कर देता हूं। मैं सूद नहीं लेता, सूद का धंधा नहीं करता, जिस धंधे में सूद का क्या कहते हैं रोल होता है, उस धंधे से मैं बचता हूं। मतलब मजबूरी में आपने खाता खुलवाया? ठीक है सुलेमान साहब ने मजबूरी में खाता खुलवाया, मजबूरी में खाता खुलवाया। अनिला सिंह जी बताइए, आप जवाब देना चाहते हैं, फिर हम बहस में आगे बढ़ेंगे। बाकी मेहमान भी है, दुबे साहब भी है, दानिश कुरैशी जी भी है। बस बिल्कुल 5 सेकंड में दीपक जी, सुलेमान भाई ने अभी सिद्ध कर दिया जो बात मैं लगातार कह रही थी, हलाल का मतलब है शरिया कानून के तहत जो चीज आती हो उसको वो मान्य हो। यही बात मैं कह रही थी, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो चीनी हो, लिपस्टिक हो, अस्पताल हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ये सर्टिफिकेशन इसीलिए है कि ये हलाल है, यानी कि शरिया कानून के तहत है, यानी कि पूरी तरीके से इस्लामिक है। अभी बैंक की बात को सिद्ध करते हुए इन्होंने वही बात कह दी जो मैं कह रही हूं। इस देश में गजवाए हिंद का जो मिशन चला हुआ है, ये सर्टिफिकेशन जो है ये उसी का एक वर्टिकल है, हलाल सर्टिफिकेशन उसी का वो वर्टिकल है। योगी आदित्यनाथ जी में वो दम है कि इसको है बहन, ये आपका हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। आप तो इसी पर गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को। मुख्य बिंदुओं से हटाने के लिए ऑलवेज यूजिंग हाइपरबोलिक लैंग्वेज। गजबा हिंद आ गया भाई, आपने अभी खुद ही बता दिया कि बैंक जो है हलाल इसलिए होने चाहिए की राजनीति करके, और अस्पताल हलाल क्यों होना चाहिए? रही है बहन, आपको तो बरगला के ही राजनीति करनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? बैंक में आप हलाल का बता देंगे कि हमें सूद नहीं चाहिए इसलिए हलाल बैंक होने चाहिए। बताइए, हलाल चीनी, हलाल चाय पत्ती, हलाल ट्रक, हलाल अस्पताल, हलाल नर्स, हलाल डॉक्टर, ये क्यों होने चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे देश की अर्थव्यवस्था ब्याज के आधारित है, राष्ट्र चल रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग ब्याज नहीं लेना चाहते, ब्याज का धंधा नहीं करना चाहते, ब्याज के माध्यम से गरीबों का शोषण नहीं करना चाहते, तो कंपटीशन में उनको अनुमति होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का मौका मिले और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कम से कम विंडो खुले इसकी, जिसके लिए इससे पहले वित्त मंत्री ने सहमति भी जताई थी एक सेमिनार में। सुलेमान साहब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत हो गई सुलेमान साहब जो है। सुलेमान जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे को एक बात बताइए ना सर, हलाल क्या होता है? हलाल के बारे में इस्लामिक कानून क्या कहता है? सुलेमान साहब ये भी समझा दीजिए। देखिए, जो चीज मानव शरीर के लिए नुकसानदेह हो, खाद्य पदार्थों में हलाल करार दी गई है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, और साइंटिफिक रिसर्च ने साबित कर दिया, जैसे ब्लड है, झटके में ब्लड निकलता नहीं, यूज आउट नहीं होता शरीर से पशु का। और डॉक्टर्स की आप रिसर्च देख लीजिए, ब्लड जो होता है वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। अच्छा एक मिनट, कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है क्या जी? कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है क्या? हम नहीं कहते, वो हिंदू भाई तय करेंगे। हम तो ये कहते हैं जो हराम हलाल का कंसेप्ट रखते हैं उन पर जो बात लागू होती है। इस्लामिक कानून तो कहता है कि आयतें पढ़ी जानी चाहिए, कुरान की कलमा भी पढ़ा जाना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले। तो क्या हिंदू भाई भी ये करे? विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। ठीक है, हमें इस्लामोफोबिया पे नहीं चलना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ। डीके दुबे साहब क्या कहेंगे सुलेमान जी की बात पे, फिर मैं बहस को खोलूंगा। दानिश कुरैशी जी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए हलाल के बारे में।
ये बड़ी गुगली बॉल फेंकी है योगी जी ने। कर रही है, अरे 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 आप बेफिक्र रहिए। अरे भैया सुन लो ठीक है। तो भाई सुलेमान जी की बात अगर मानी जाए तो एक महिला जिसका पति उससे तलाक ले लेता तो बिना हलाल के वो अपने पति के साथ नहीं आ सकती, जिसको इन शॉर्ट आप हलाला कहते हैं। ये है हलाल, यानी कि इस्लामिक कानूनों से, इस्लामिक मान्यताओं से। हम सब जो इस्लामिक कानून शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में कोई इस्लामिक कानून नाम का कोई कानून नहीं है और हम कानून के शासन में रहने वाले लोग हैं। यहां पर रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था ये है कि जो उन्होंने बात कही आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 में ये व्यवस्था है एज पर द सैंक्शनड बाय द लॉ इन एनफोर्समेंट इन इंडिया, यानी कि आपको स्वतंत्रता इतनी है जितनी कानून ने यहां अनुमति दी है। कानून के परे स्वतंत्रता नहीं है कि अरब देशों के जो वहां हलाल सर्टिफिकेट मिलता है वो भारत में लागू कर दोगे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है बाकायदा। उस एक्ट की धारा 29 और धारा 89 ये व्यवस्था करती है कि जो कुछ भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने या उन्होंने जो एजेंसी रिकॉग्नाइज कर रखी है उसके नियमों के तहत ही कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और इस कानून से जो कंट्रोल होगा वही सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि फूड सेफ्टी कानून के तहत ये चीज नहीं है तो फिर वो अवैध है। अब ये जो हलाल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम एफएसएसआई यहां पर कहते हैं या फूड सेफ्टी एक्ट कहते हैं, ये सेम चीज यूएई में चले जाएंगे तो वो हलाल कानून उनके यहां बना हुआ है। वो कहते हैं हमारे देश में एज पर हमारे देश के लॉ ये चीज अगर होती है तो ये हलाल है, लेकिन भारत में हलाल नाम का कोई शब्द हमारे कानून में नहीं है। हमारे यहां आपको एफएसएसआई से ही सर्टिफिकेट लेना होता है या फिर जैसे ड्रग्स लिपस्टिक की बात कही तो हमारे पास बाकायदा भारत में ड्रग्स एक्ट है, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, और उस जो कानून है उस कानून में जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उन स्टैंडर्ड के अनुरूप ही हो सकता है। उसका एक इलस्ट्रेशन समझिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई जिस पीआईएल में यह कहा गया कि साहब जो दवाएं हैं दवा के अंदर के फॉर्मूले में यह घोषित करना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है जो हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है, किसमें मांस मिला हुआ है, मछली का तेल मिला हुआ है या मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उसको डिसमिस किया कि भारतीय कानून के तहत या फिर भारत में ड्रग्स एंड कॉमर्स ड्रग्स एक्ट जो है उस एक्ट के तहत ही यहां वेरीफाइड होता है, यहां हिंदुओं या मुस्लिमों की मान्यता के अनुसार नहीं होता। इसलिए इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि किसी भी मेडिसिन में कौन से इंग्रेडिएंट में क्या क्या मिला हुआ है, प्याज या लहसुन का इंग्रेडिएंट है या नहीं है, क्योंकि हम तो प्याज लहसुन ना खाने वाले लोग हैं और हम कहते हैं कि साहब जो मेडिसिन बन रही है उस पर घोषित करिए आप कि इसमें प्याज लहसुन मिला है नहीं मिला है, मछली का तेल मिला है नहीं मिला है, किसी जानवर की चर्बी मिली है नहीं मिली है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए अगर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अनुमति है तो ही है, अगर ड्रग्स एक्ट के तहत अनुमति है तो ही है, इसके अतिरिक्त किसी की रिलीजियस मान्यताओं के अनुसार नहीं है। और अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के पास जाना चाहिए और कानून बनाकर उसको वेरीफाई करना चाहिए। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है या किसी भी व्यक्ति के पास भारत में अथॉरिटी नहीं है, तो फिर हलाल की अथॉरिटी किसी मौलवी को कैसे दी जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया हो और वो तलाक में ये कहे कि नहीं इसका हलाल जब तक नहीं होगा, जब तक हलाला नहीं होगा तब तक ये हलाल नहीं है अपने पति के पास जाने के लिए। ये कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और इसको अपराध घोषित कर चुका है। तो फिर आप बता दीजिए कि बाकी चीजों में कौन से कानून के तहत या किस अथॉरिटी के तहत या किस आपको फ्रीडम के तहत ये अनुमति दे दी जाए कि आप सरकार के कानून के ऊपर एक कानून बना दें और ये कहें कि ये इस्लामिक लॉ है। भारत में इस्लामिक लॉ नाम का कोई लॉ नहीं है, भारत में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी अनुमति दे रखी है उतना ही आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं है।
और डीके दुबे जी, मैं बता दूं, ये अभी आइडिया लगा रहे होंगे दानिश कुरैशी भाई कि जब हमारे क्या नाम है उनका, हमारे बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो संविधान की जगह वही रखेंगे, शरिया ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही बात, ये दानिश कुरैशी जी सही तो नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना मैं कि आप ये कह रहे हो कि हम साहब हदीस रखेंगे, हम साहब सुन्नत रखेंगे, हम साहब कुरान रखेंगे। भारत में कुरान उतनी है। दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है दुबे जी, दुबे जी, दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है। अरे दीपक जी, अरे दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है दुबे जी। बाजी साहब, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, आपका पिक्चर जो है बार बार बहुत कमजोर हो रहा है, आपकी जो लाइन की स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है। दानिश जी छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत मेहमान है जिनको मैंने बोलने का वक्त नहीं दिया अभी। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो मैं तो अनिला सिंह जी से ये पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुस्लिम कार्यकर्ता को हलाल का सर्टिफिकेट किसी ने इश्यू किया? नहीं किया। क्या जी न्यूज को किसी ने ये सर्टिफिकेट इश्यू किया कि उसके जो अनुयायी हैं वो हलाल का सर्टिफिकेट देखे तभी चैनल देखे? दीपक जी आपके स्क्रीन पे ऐसा है? नहीं है। तीसरे नंबर की बात कि जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, इंक्लूडिंग योगी जी की मैं बात कर रहा हूं, सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि देश का संविधान तमाम लोगों के इंक्लूसिवनेस से बना हुआ है। याद रखिएगा। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एक जुमले की बात दोहरा हूं। मुझे यह बता दीजिए कि क्या जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए कि अगर किसी एक भावना जो हिंदू समाज की होती उसको अवगत करके संविधान घोषित करने की बात होती तो कोई मानता? क्या मुसलमानों की कोई भावनाओं को आहत करती हुई कोई घटना दुर्घटना को इंक्लूसिवनेस के बाहर निकालने की कोशिश की जाती तो क्या उसे माना जाता? नहीं। तमाम लोगों को, सुनिए, तमाम लोगों को ये बता दीजिए हलाल फूड क्या है? क्या मुझे बता दीजिए, क्या कोई हिंदू हलाल सर्टिफाइड सामान बना सकता है? ये बताइए मुझे, इसको समझाइए, क्या है हलाल चीज? बिल्कुल, ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और क्या कोई हिंदू हलाल सामान बना सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी बना सकता है। सुनिए, देखिए, हलाल सामान की जो बात है ना, इतना सिंपल मत करिए दानिश, हलाल एक तरीका है। कुछ भी बोल रहे हैं आप, अब कुछ भी बोल रहे हैं। अरे इतना देखिए, अभी तो आप इतना सारा सवाल पूछ रहे थे कि दानिश भाई पूरी तैयारी से, दानिश भाई तो पूरी तैयारी से बैठे हैं। आप पहले बताइए ना, क्या मजा आएगा? कोई भी हलाल प्रोडक्ट बनाने के बारे में सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्यों कलमा पढ़े? जी मैं आपको नहीं, किसी को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, दानिश भाई कैसी बात करते हैं? भारत के बाहर, सुनिए, अरे सुनिए, तो भारत के बाहर भी लोग, यूएई में भी, दूसरे तमाम मुल्कों में जहां पे हलाल सर्टिफिकेशन है, क्या वहां पे हिंदू और मुसलमान या सिख पार्टी इस्लामिक मुल्क है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं। ये जो मुल्क है वो इस्लामिक है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं। कि अगर वहां मुसलमान के अलावा कोई बिजनेस कर रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हलाल की व्याख्या में? जितना मैंने पढ़ा है, देखिए सर दानिश भाई, आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बिना कलमा पढ़े, बिना अल्लाह अकबर कहे, गामी आदमी हूं मैं, अल्लाह से दुआएं करता हूं। सुनिए, दुबे जी की एक बात का जवाब दे दो। दुबे जी की बात छोड़िए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि क्या कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है? जी बोलिए। सुनिए, बिल्कुल बना सकता है, उसका जो तरीका है उसके मुताबिक आराम से वो सब कुछ प्रोडक्ट कर सकता है। कलमा पढ़ ले, अल्लाह अकबर कहते हैं, उसके मुताबिक नहीं कर ले, अरे मक्का की तरफ देख के काम करे। सुनिए, अरे सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। जबरदस्ती किसी को भी इस्लाम में दाखिल करने की कोई प्रथा, कोई तरीका ही नहीं है, ये याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर कर दिया तो दूसरे किसी की तो कोई बात नहीं हो सकती। दानिश कुरैशी की कोई बिसात नहीं है उसमें। तो अब रह गई बात, आप तरीकों की बात कर रहे हैं, तो देखिए, बिजनेस करने का हक हुकूक तमाम लोगों को है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। रह गई बात सर्टिफिकेशन। सुनिए, जहां आपको अच्छा लगता है तो संविधान पकड़ लेते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है तो शरिया पकड़ लेते हैं, नहीं संविधान पकड़ लेते हैं, हम रिलीजियस फ्रीडम की बात वो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो जो अच्छा लगता है वही पकड़ते हैं दानिश भाई। अच्छा मुझे बताइए, अनिला सिंह जी से पूछिए, किसी ने अभी तक उनके कार्यकर्ता के लिए कोई सर्टिफिकेट इश्यू किया कि नहीं आप कानूनन हलाल, मतलब जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है उस पार्टी में जाके नहीं जा सकते, ऐसा एक भी हलाल का सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हुआ होगा? बताइए। ठीक है, चलिए अनिला जी जवाब दें, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। अतीक भाई भी बैठे हैं मेरे, टोपी उनकी बड़ी होती जा रही है अतीक भाई की, मुझे मत पहनाना। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों का
जी, आप लोगों की गुस्ताखियां जो है ना, उसको नाजों से उठाती हैं वो राजनीतिक दल जिनको तुष्टीकरण करना होता है, वो राजनीतिक दल जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं है, जो गलत मानसिकता या आप जैसी मानसिकता के लोग हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, दुनिया भर की बात कह दी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, हम तो संविधान को ही मानते हैं। अरे संविधान को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए था, पर साजिश हो गई हिंदुओं के साथ, साजिश हो गई सिखों के साथ, साजिश हो गई जैनों के साथ, बौद्धों के साथ। कैसे हो गई मैं बता देती हूं। उधर तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया और यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाकर जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर वर्ड डाल दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि भाई हिंदुओं को ये बता दो कि धर्म क्या है। हमारे लिए तो धर्म कर्तव्य होता है। यहां पे अगर जाति हुई है इस देश में ना, तो केवल और केवल हिंदुओं के साथ हुई है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने हिंदुओं के साथ जाति की है। और आप अभी कह रहे थे हम लोग तो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपते नहीं है कि वो इस्लाम को ग्रहण कर लें। बहुत अच्छी बात है, आपका धर्म भी यही कहता है, पर मुझे बता दें कि लव जिहाद क्या होता है। और लव जिहाद भी छोड़ दीजिए, अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम लड़की से शादी अगर कोई लड़का करता है, मुस्लिम लड़का करता है, तो सबसे पहले मुस्लिम लड़की का ये कहा जाता है धर्म बदलो तभी निकाह हो पाएगा। तो ये क्या है साहब, एक तरीके की जबरदस्ती है कि नहीं है? क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ भी बोल देंगे हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे फालतू के नाज नखरे आप लोगों के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान साहब बताइए, ये तो आप पर सीधा हमला है डॉक्टर अजीज खान साहब, आपकी पॉलिटिक्स पर, क्योंकि ये संतुष्टिकरण की बात करते हैं, आप लोग तुष्टिकरण की बात करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए दीपक भाई, अनिला जी लगातार जो है हमला ही तो कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, और अनर्गल हमला। देखिए पूरे डिबेट में आप लगातार हलाल की बात कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमान सबरीमाला और पता नहीं कहां कहां चली गई, हिंदुओं पर अत्याचार है और तमाम तरीके का जो पार्टियां हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। एक बात आप जान लीजिए सबसे पहले कि ये जितना भी अनर्गल आरोप और जिस तरीके से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही हमारे हिंदू भाइयों से, उनके पक्ष में इस तरीके की बात करके यकीनन जो आप काम कर रहे हैं सत्ता शासन में बैठे वो हिंदू भाई भी मॉनिटर कर रहा है, उस बात को समझ रहा है कि उसका भी बड़ा नुकसान है। सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, किसी एक कौम का नुकसान नहीं है। ये जितना भी प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, वो सभी के खिलाफ है, इस मुल्क के एक एक व्यक्ति के खिलाफ। आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से सिंपैथी लेकर के और इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल करके आप सिंपैथी हासिल करेंगे? भाई कौन हिंदुओं के खिलाफ है? कौन हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है? सच्चाई तो यह है कि आज बीजेपी ही में तमाम ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो कहीं ना कहीं इसके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन जब कोई आवाज डॉक्टर साहब हिंदू बीजेपी हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रही है, उसको भी चलेगी, जीत गए अगला चुनाव। अरे सर सुनिए ना सर, पूरी बात क्या चला नहीं रहे हम कुछ, हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं आपके सामने। बात हलाल की है, तमाम अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, बाबा रामदेव बड़ी बड़ी बातें करते रहे, उनकी कंपनी ने भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया, क्यों लिया है? आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं खिलाफ कर रहे हैं एफआईआर? क्योंकि आपके पार्टी के हैं। नेस्ले, मदर डेयरी, डाबर, अमूल, सारे लोगों ने हलाल का सर्टिफिकेट लिया है। अभी तक सरकार क्यों सोई हुई थी? अचानक जग गई है, अचानक 10 साल में आपको याद आया, क्यों नहीं इससे पहले याद आया? ठीक है, और बाबा रामदेव ये लॉजिकल बात है कि अभी क्यों याद आया आपको? ये लॉजिकल बात है, ये अभी क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं याद आया? मोहम्मद अतीक साहब, अब मुझे एक बात समझिए, अनिला जी एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों की बात। दीपक भाई सर कंप्लीट करने दीजिए सर। अगर देने वाले गुनहगार हैं तो लेने वाले भी गुनहगार हैं, तो आपने लेने वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं की? पहली बात, सच्चाई है, मुखौटा कुछ और है, चेहरा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। आप विक्टिम कार्ड खेल करके देश को गुमराह करेंगे? आप देश को नहीं गुमराह कर सकते। हमारा हिंदू भाई ठीक है, हो गया, रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, रिपीट कर रहे हैं। अतीक भाई बताइए क्या है ये मामला? और समझते हैं आपके विक्टिम कार्ड को। अतीक भाई बताइए ना, आपकी यूनियन मुस्लिम लीग। हाँ मैं जी बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीपक जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ा दुखद मामला है जो आज आपने मुफ्ती साहब को कहा कि आप जैसे छोटे लोग यहाँ आके बैठे। मैंने अपने बारे में कहा, उनके बारे में मुफ्ती साहब को छोटे लोग नहीं कहा। मैं भर्त्सना करता हूँ आपके शब्द की। मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल मुसलमानों को आप जलील नहीं कर सकते। सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए।
मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। लिया करिए, क्या बोल रहा है संविधान मैंने ना सुनना चाहते हैं आप, ना सुनिए, पढ़ना चाहते हैं, ना मैं समझना भारत का चाहते हैं। संविधान नहीं, मैं होश में आता हूं, पढ़ लिख कर आता हूं, टल्ली होकर नहीं आता हूं। ये मैं बात होश में बताइए, आता ये हूं। बात बताइए, सुनिए, ये बात बताइए, सुनिए। एक बात बताइए मुझे, दुनिया गोले की चपटी है, बताइए। सुनिए, ये फिक्र आप करिएगा। भारत का संविधान हमको अपनी पसंद की चॉइस का खाना खाने की इजाजत देता है, हर एक को देता है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने करा था। और पास में जाके बिरयानी खा के आए थे, उन्होंने पूछा था कि कैसे हलाल किया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ी गई थी कि नहीं पढ़ी गई थी? आपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि बताइए वहां के हलाल सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला आपको? आप यहां बैठ के मुसलमानों को कहते हैं कि आप जैसे छोटे इंसान आके बैठ जाते हैं। आप सुनिए, अनिला सिंह कह रही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चले जाइए कर्नाटक, आपको वहां से निकाल दिया है वहां की जनता ने। और आप ये हिंदू मुसलमानों कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राज्य हार रहे हैं, आप इलेक्शन हार रही हैं अनिला जी। आने वाले चुनाव में यही हिंदू, आप कह रही हैं कि कल जो है, अभी आपने कहा था ना दीपक जी कि अगर आरएसएस कहने लगेगा कि अरे आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आपके अंदर हिम्मत है? वो तो संविधान विरोधी बात करता है। हम तो हलाल सर्टिफिकेट इसलिए देते हैं कि हिंदू भाई जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं उनके कस्टमर्स बढ़े। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के कारोबार को बर्बाद कर रही है, कितनी बड़ी हिंदुओं के कारोबार को बर्बाद कर रही है। सारा बर्बाद हो जाएगा हिंदुओं का कारोबार, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। हम ये चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू भाइयों से सौदा जरूर ले, जरूर ले सौदा, हिंदू मुसलमानों के हिंदू भाइयों से सौदा जरूर ले। उनका कारोबार बर्बाद नहीं होने दे, भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करना चाहिए। ठीक बात नहीं है अतीक भाई, ये ठीक बात नहीं है। रोजी का राज़िक अल्लाह है। ठीक है अनिला जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, यहाँ पर आप अपना अकीदा मत लाइए, मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात कर रहा हूँ। आप मुझे काउंटर मत करा करिए। मोहम्मद अतीक साहब सुन लीजिए, ज्यादा गुस्सा मत करिए, ठंडा पानी पी लीजिए, ज्यादा गुस्सा मत करिए और हिंदुओं की इतनी चिंता मत करिए, क्योंकि सच्चाई जो है, कहते हैं ना, सच्चाई जितने भी राज्य हैं इसीलिए शांत होकर बैठिए। और मैं जब बोल रही हूँ, आप जब बोल रहे थे मियां, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, ठीक है? आप जब बोल रहे थे कोई आप मालकिन हिंदुओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हलाल बिल्कुल हिंदुओं की चिंता, हिंदुओं की चिंता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका कारोबार बात कर रही है, कारोबार अभी आप कह रहे हैं टल्ली होकर नहीं है तो क्या कुछ सूंघ कर जबरदस्ती नहीं, आप कह रहे हैं कि आप टल्ली होकर नहीं है, सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। हटाइए इनको प्लीज, हटाइए, हटाइए अतीक जी को। होश में रहकर बात कीजिए मियां। यहाँ बहस करने आए हैं या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने के लिए आए हैं? बाकी लोग इतनी तहजीब से बात कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों उछल रहे हैं। पहले तो अलग अलग आरोप आप दीपक जी पे लगा रहे हैं, फिर बीजेपी पे लगा रहे हैं, फिर अनिला सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आना चाहे वो आपके खुद के परिवार हो, चाहे आप खुद हो, शौक से आइए। यहाँ हमारे यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, रामदेव जी की फैक्ट्री और डाबर की फैक्ट्री और फलाना फैक्ट्री और ढिमकाना फैक्ट्री सर्टिफिकेशन, अरे 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक यहाँ पर, ये लोग वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हलाल सर्टिफिकेशन उनको चाहिए, अनिला सिंह को, दीपक चौरसिया जी को या दुबे साहब को नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन। अभी तक तो मीट में सुना करते हैं। यहीं पर रुकूंगा अनिला जी, मेरे पास इतना ही वक्त है।